तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंटेक्स क्वेश्चन 3.1 से लेकर के 3.6 तक के क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इंटेक्स क्वेश्चन 3.1 है और इंटेक्स क्वेश्चन 3.1 क्या कहता है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 प्लस Mg। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, वो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कौन से सिस्टम का? ये वाले सिस्टम का, यानी मैग्नीशियम के सिस्टम का, Mg2 प्लस Mg सिस्टम का। तो यानी ये जो दिया हुआ है ये एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, Mg2 प्लस से ये Mg क्या है, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है। तो इस मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड का आप SRP यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये बताना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हमें चाहिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए। और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे लेते हैं? तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो सबसे पहले हम एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड बनाएंगे। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, इसमें कौन सा रॉड है? Mg का रॉड है। और एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कि क्या है, हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और इसको कनेक्ट कर देते हैं वायर से और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक बीच में वोल्ट मीटर, जो हमें क्या बताएगा? EMF बताएगा। तो हमें बताएगा ये सेल का EMF, वो भी स्टैंडर्ड EMF। तो यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट होगा, है कि नहीं? कोई भी मैग्नीशियम का सॉल्ट लेंगे। तो अगर हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना होगा तो यहाँ Mg2 प्लस यानी मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या लेंगे? 1 है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। और जब भी स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए तो हमें कंडीशन स्टैंडर्ड लेना होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेना होगा। तो इसी सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और यहाँ पर कौन सा सेल है? हाइड्रोजन सेल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें कौन सा गैस होगा? अंदर में हाइड्रोजन गैस होगा, प्लेटिनम वायर पे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इस सेल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ये क्या कहलाएगा? हमारा एनोड। और ये क्या कहलाएगा? हमारा कैथोड। और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो एनोड होगा, और जो हाइड्रोजन यानी जो नीचे होगा, हाइड्रोजन नीचे है, वो कैथोड होगा हमारा। अब देखिए क्या करना है हमें, इस सेल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Mg2 प्लस। अच्छा, Mg का स्टेट क्या है हमारा? यहाँ पर Mg हमारा कौन सा स्टेट में है? सॉलिड में है। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Mg2 प्लस और इसका कंसंट्रेशन क्या है? 1 है। तो ये एनोड हो गया। कैथोड कैसे लिखेंगे? साल्ट ब्रिज दे दिए 2 लाइन। अब क्या होगा कैथोड में? H प्लस क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या लेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो वहाँ भी कंसंट्रेशन 1m होगा H प्लस आयन का। और यहाँ पर H2 क्या होगा? गैस होगा। और यहाँ पर जनरली हम लोग प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम रॉड लेते हैं। तो यहाँ आपको जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा तो बगल में आपको प्लेटिनम भी देखने को साथ में मिलेगा। और प्लेटिनम का क्या कौन सा स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। अब हमें निकालना है इस मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाएगी तो हम जनरली रिडक्शन पोटेंशियल समझेंगे, नहीं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल समझेंगे, क्योंकि आईयूपीएसी हमें क्या बताया है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल पे काम करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे काम नहीं करना है। तो यहाँ जो सेल का, जैसे हम सेल को कनेक्ट, 2 हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल का ईएमएफ का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, और हम ईएमएफ का वैल्यू जानते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ई नॉट कैथोड कौन है जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है कि नहीं। इसका हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट एच प्लस से H2, रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का, और यही तो वैल्यू में चाहिए। तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, 0। हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 माइनस ई नॉट Mg2 प्लस Mg। तो ई नॉट Mg2 प्लस Mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट सेल। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या है, यही है। जो यहाँ पर सेल का ईएमएफ आएगा वैल्यू, उसी का वैल्यू का क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू में आंसर आएगा। तो इस तरह से हम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वाले सिस्टम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कहें, स्टैंडर्ड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो प्लस ई नॉट सेल, प्लस ई नॉट सेल होगा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे तो अब हम सॉल्व करेंगे इन टेस्ट क्वेश्चन 3.2। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पॉट। तो क्या आप कोई जिंक का एक पॉट है, जिंक का एक कंटेनर है, उस जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम एक जिंक का कंटेनर लिए, तो ये जिंक का कंटेनर है, थोड़ा सा इसको हम मोटा बना देते हैं। तो ये जिंक का कंटेनर है आपका, तो ये मोटा सा जिंक का कंटेनर है, और इस जिंक के कंटेनर में क्या हम एक सॉल्यूशन रख सकते हैं, और वो भी सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का। तो क्या हम इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हर जगह क्या होगा, कॉपर, और कॉपर आयन होगा और सल्फेट आयन होगा। तो ये पॉट किसका बना हुआ है, तो ये जो पॉट बना हुआ है ये है जिंक का बना हुआ है, ये जो मेटल है वो जिंक का पॉट है। तो इस पॉट का नाम है जिंक पॉट या जिंक कंटेनर। तो जिंक कंटेनर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं आप लोग जिंक कंटेनर। तो आप कभी बैटरी जो होता है, हमारा जो सेल होता है ड्राई सेल बैटरी निप्पो का या एवरीडे का, कभी आप उसको बचपन में उसको निकाले होंगे, उसके अंदर जो पाउडर वगैरह निकाले होंगे। तो जो जिंक का जो कंटेनर होता है वो होता है, तो वो जो बैटरी में का जो कंटेनर होता है वो जिंक का कंटेनर होता है, ठीक है। जो वाइट कलर का जो कंटेनर निकलता है, जब आप बैटरी का जो ऊपर वाला कागज़ उखाड़िएगा तो एक बड़ा सा कंटेनर मिलता है, उसके अंदर काला कार्बन का पाउडर रहता है। उस कार्बन के पाउडर को निकालने के बाद एक छोटा सा कंटेनर मिलता है, वो कंटेनर जिंक का कंटेनर होता है। तो वो जिंक का ही कंटेनर है। तो उस जिंक के कंटेनर में हम क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बात समझिए कि इस सॉल्यूशन में कौन सा आयन है, कॉपर आयन। तो अगर हम क्लास 10 के हिसाब से देखें तो एक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे। ऐसे भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्टिव मेटल कौन है, जिंक एक्टिव मेटल है, और कॉपर क्या है,
इनएक्टिव मेटल है इसके सामने, लिस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और ये वाला बहुत ज़्यादा मोर रिएक्टिव, ये हम इसको मोर रिएक्टिव कह सकते हैं। तो जब भी होता क्या है कि जब भी हम एक्टिव मेटल को यानी मोर रिएक्टिव मेटल को हम लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट, लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट के साथ रखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा? तो मोर एक्टिव जो है, मोर एक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल कौन है? जिंक, और लेस रिएक्टिव मेटल कौन है? कॉपर। और कॉपर कौन सा फॉर्म में है? साल्ट के फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखें जो मोर एक्टिव मेटल होगा, जो एक्टिव मेटल होगा, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा किस फॉर्म में? साल्ट के फॉर्म में होगा। तो एक्टिव मेटल क्या करेगा? ये एक्टिव मेटल है और ये कॉपर साल्ट के फॉर्म में है। तो मोर एक्टिव मेटल क्या करेगा? तो कॉपर सल्फेट है यहाँ पर, और कॉपर सल्फेट किस रूप में है? Cu2+ के रूप में है यहाँ पर, है कि नहीं? तो कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है और साल्ट के फॉर्म में है। मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और क्या बन जाएगा? ZnSO4, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा? Zn2+ बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा? रिड्यूस होकर के नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, जिंक मोर रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, और किस फॉर्म में है? मेटल के फॉर्म में है। और जो कॉपर आयन कहाँ है? कॉपर जो है कॉपर का साल्ट फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। तो वो क्या करेगा? जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। कॉपर क्या करेगा? यहाँ जिंक है, जिंक से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और क्या बन जाएगा? Cu बन जाएगा, और Zn क्या हो जाएगा? Zn बन जाएगा Zn2+। Zn क्या बन जाएगा? ये Zn बन जाएगा Zn2+। तो सॉल्यूशन में कौन आ जाएगा? Zn2+, और ये जो Cu बनेगा वो कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आकर के बैठ जाएगा। ये धीरे धीरे ये घटना चलते रहेगा, जिंक यहाँ से निकलते जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देते जाएगा, और जिंक आयन कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो धीरे धीरे सारा कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते करते सब एक नीचे लेयर बना लेगा, है कि नहीं? अगर ये पतला है, ये अगर हम देखें, अगर इसका जो पॉट है और इसका पॉट का जो पेंदी अगर पतला होगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? उसमें होल हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। मोटा है तो यहाँ एक लेयर बन जाएगा। अगर पतला लेयर है जिंक का तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जिंक गायब हो जाएगा, तो क्या होगा? एक होल हो जाएगा, क्योंकि जिंक कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, और जिंक जैसे ही चला जाएगा सॉल्यूशन में तो जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है? कलरलेस, यानी वाइट कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। तो धीरे धीरे सॉल्यूशन का कलर फेड होते जाएगा, लाइट ब्लू होते जाएगा, डीप ब्लू से लाइट ब्लू होते जाएगा, और कंटेनर में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे रिएक्शन के चलते, क्योंकि धीरे धीरे जिंक क्या हो रहा है? सॉल्यूशन में चला जा रहा है, जिंक आयन के फॉर्म में, और कॉपर आयन जो है वो धीरे धीरे क्या होगा? रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किससे? जिंक से, और नीचे आकर के बैठ जाएगा। मेटल तो कॉपर इसमें तो सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, वो तो नीचे आके बैठते जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कैन वी, तो हमारा क्वेश्चन है कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन ए जिंक पॉट? तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। हमारा आंसर क्या होगा?
नो, वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पोट। तो कॉमन सा बात है कि जितने भी ऊपर वाले मेटल हैं और नीचे वाले मेटल का सॉल्यूशन होगा, तो ऊपर वाले मेटल को नीचे वाले मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में आप नहीं रख सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और कौन कौन से मेटल को नहीं रख सकते हैं आप? तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप आयरन को नहीं रख पाइएगा, जिंक को तो नहीं रख पाइएगा, क्रोमियम को नहीं रख पाइएगा, मैग्नीशियम को नहीं रख पाइएगा, है कि नहीं? तो आयरन का कंटेनर ले, चाहे क्रोमियम का कंटेनर ले, चाहे आप एल्युमिनियम का कंटेनर ले, उस पर भी नहीं रख पाइएगा। ये सब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कोबाल्ट के भी कंटेनर में नहीं रख पाइएगा, निकल के कंटेनर पे नहीं रख पाइएगा। यानी जो भी कॉपर से ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, उसके कंटेनर में आप कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो बात सिंपल सा है। अब हम चलेंगे इंटरेस्ट क्वेश्चन 3.3 पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है सबसे पेचीदा चैप्टर है, सबसे हार्ड चैप्टर है, लेकिन जब हम इसको अच्छा से पढ़ेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे, अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये जो हार्ड चैप्टर है आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर में बदल जाएगा। तो बस कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए और आपको मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इंटरेस्ट क्वेश्चन 3.3 पे। तो अब हम करेंगे इंटरेस्ट क्वेश्चन 3.3। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट द 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर सुटेबल कंडीशन। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है कि हमें कंसल्ट करना है किस टेबल से? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टेबल से। यानी तो हमें यहाँ पर हेल्प किसका लेना होगा? तो हमें यहाँ पर हेल्प लेना होगा एक टेबल का, वो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टेबल का। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमको क्या लेना होगा? हेल्प लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? सजेस्ट द 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर सुटेबल कंडीशन। तो हमें 3 सब्सटेंस ऐसे बताने हैं जो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सके। तो फेरस आयन है क्या? तो फेरस आयन है Fe2+, और Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर सके। तो अगर ऑक्सीडाइज करने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Fe2+ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है और ये एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा? Fe3+, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या इसने किया? लॉस कर दिया। और क्या बन गया? फेरस से फेरिक आयन बन गया। क्या बन गया? फेरिक आयन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है आपका? बताइए। तो अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल जानना चाहें Fe3+ से हम रिडक्शन पोटेंशियल जानना चाहते हैं Fe2+, तो क्या होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल? आप देखिए इस टेबल में, कहीं टेबल में देखिए आयरन 2 जगह पर है, लेकिन हमें देखना है Fe2+ से Fe3+ वाला देखना है। तो हमें Fe2+ से Fe3+ वाला देखना है। अगर हम बुक में देखें तो Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Fe2+ बन रहा है 0.77। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? प्लस 0.77 वोल्ट है। तो हमें ऐसे 3 सब्सटेंस के नाम बताने हैं जो कि फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी Fe2+ से इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है? जिसका SRP ज़्यादा है, जिसका SRP इससे ज़्यादा हो, वही तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है Fe2+ से। Fe2+ से इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है? इलेक्ट्रॉन खींचने में आगे कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी ऑक्सीडाइज करने का मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेना। इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, खींच लिया ना। Fe2+ से
इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो क्या बन गया ये Fe3+। तो कोई ना कोई तो खींचा होगा ना, तो जो भी खींचा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके रिडक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तभी तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है। तो हमें 3 सब्सटेंस का नाम बताना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। तो आप टेबल देख करके बता सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बोला गया कि टेबल से आप कंसल्ट कीजिए। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा 0.77 से ज़्यादा है। तीन सब्सटेंस हमें चुनना है, कोई भी चुन लीजिए। सिल्वर चुन सकते हैं हम लोग, Ag चुन सकते हैं। तो Ag हम क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी हम Ag किस फॉर्म में होगा, Ag+ आयन के फॉर्म में होगा, या Ag भी लिख सकते हैं हम। तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेंगे हम, क्या लेंगे, सिल्वर का इलेक्ट्रोड। दूसरा मरकरी का भी हम ले सकते हैं, Ag का भी ले सकते हैं, जो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। 0.77 से जो भी ज़्यादा होगा, Br ब्रोमीन भी ले सकते हैं, है कि नहीं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन ले लिए, क्लोरीन ले लिए, फ्लोरीन ले लिए। फ्लोरीन तो सबको कर सकता है, सबसे टॉप में फ्लोरीन ही है। तो इतना सारा हम नाम लिख दिए, आपको 3 नाम चुनना है। ये सारे क्या कर सकते हैं, फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इन सब का SRP क्या है, ज़्यादा है। इन सब का SRP क्या है, ज़्यादा है। किससे, 0.77 वोल्ट से। तभी तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है फेरस आयन से। अब फेरस आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक आयन में। लेकिन हम देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हम हमेशा लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को ही। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो इंटेंस क्वेश्चन 3.4 होगा। तो चलते हैं इंटेंस क्वेश्चन 3.4 पे। तो हमारा इंटेंस क्वेश्चन है 3.4, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कंटैक्ट विथ ए सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो किसके कांटेक्ट में, एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, और उस सॉल्यूशन का pH वैल्यू दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का pH क्या है, 10 है। तो उस इलेक्ट्रोड का हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो क्योंकि pH वैल्यू क्या बताता है, pH वैल्यू बताता है हमें H+ का कंसंट्रेशन। pH वैल्यू क्या बताता है हमें, H+ का कंसंट्रेशन बताता है। तो यहाँ पर pH कितना दिया गया है, तो यहाँ पर pH हमारा दिया गया है 10। तो H+ का कंसंट्रेशन निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको pH पता है तो आप H+ का कंसंट्रेशन आसानी से निकाल लेंगे। तो H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है 10⁻⁻⁻ pH। फॉर्मूला क्या है, H+ = 10⁻⁻⁻ ठीक है। अगर आप pH का वैल्यू रख दीजिएगा तो H+ का कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगा। तो pH का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो pH का वैल्यू हमारे पास 10 है। तो H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10। और कंसंट्रेशन किस में लेते हैं हम लोग, मोल पर लीटर में या m में, मोलरिटी में लेते हैं। तो ये H+ आयन का कंसंट्रेशन हमें पता चल गया, क्या है, 10⁻⁻10। अच्छा, ये फॉर्मूला लाए कहाँ से, तो हम लोग जानते हैं pH = क्या होता है, -log H+। तो इसी फॉर्मूला से हम ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं। pH = क्या होता है, -log H+। तो log यहाँ पर बेस 10 है। तो अगर हम क्या किए, H+ निकालना चाहें
तो h प्लस इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम उधर कर देंगे तो बेस 10 यहाँ आ जाएगा और ये जो pH है वो नेगेटिव है तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस pH। तो ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला ये वाला फार्मूला से आया है। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम H प्लस का कंसंट्रेशन से pH निकाल सकते हैं और इस फार्मूला से pH से हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हमें हमें pH का वैल्यू दिया था और H प्लस का कंसंट्रेशन का फार्मूला ये होता है जो कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने ड्राइव किया है। H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, बस pH का मान रख दिया, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या गया 10 टू द पावर माइनस 10। तो अब हमें रिएक्शन लिखना होगा। इलेक्ट्रोड जो होगा वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सा रिएक्शन होगा, लिखते हैं हम लोग। H प्लस आयन है और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर 2 H प्लस आयन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और ये हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या लेना होगा, 1 atm। हम यहाँ पर प्रेशर क्या ले लिए, 1 atm ले लिए, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करना चाह रहे हैं और स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब हमको इसका रिएक्शन लिखना, नॉन इक्वेशन लिखना होगा। हमको इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या लिखना होगा, नॉन इक्वेशन। तो पहले हम एक सेल बना लेते हैं समझने के लिए आपको, कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में इधर से हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ पे प्लेटिनम वायर के साथ प्लेटिनम स्ट्रिप है और यहाँ H प्लस आयन है और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आपको पता ही है 10 टू द पावर माइनस 10 है, क्योंकि सॉल्यूशन का pH क्या है, सॉल्यूशन का pH क्या है 10 है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकल गया। अब हमको यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो E इक्वल टू हो जाएगा E0 माइनस 0.059 बाय N log Q। तो Q क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का क्या लेना होगा, प्रेशर। और यहाँ पर हम क्या लिए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिए, H प्लस आयन लिए हैं, ठीक है। और H प्लस आयन का क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। तो अब E बराबर हो जाएगा E0। तो E0 तो पता है हाइड्रोजन का क्या होता है, 0। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, 0। 0.059 N क्या है हमारा, 2 है। अच्छा, लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 लिए हैं और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, 10 टू द पावर माइनस 10 है ना। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, 10 टू द पावर माइनस 10 है और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। अब इसको हम आगे करते हैं। सर वो हाइड्रोजन 2 का 2 क्यों लिए, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए हमको H2 बनाना था ना, हम हाफ भी लिख सकते थे लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम आगे 2 लगा देंगे, ठीक है ना। H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो हाफ हाइड्रोजन, तो अच्छा नहीं लगेगा हाफ हाइड्रोजन लिखना। इससे हम क्या करें, 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। रिएक्शन तो इसी तरह हम बार बार लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो अब हम इसको राइट साइड में लिखते हैं। तो क्या होगा, E बराबर जो होगा इक्वल टू माइनस 0.059 बाय N क्या है हमारा, 2 है। और जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे लॉग, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर पावर पे पावर हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -20 हो जाएगा और -20 ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। log 10 पे पावर +20 हो जाएगा। तो 20 मेरा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। E इक्वल टू माइनस 0.059 बाय 2, 20 आगे आ गया। log 10 बराबर क्या होता है, 1। तो हम नहीं लिखते हैं इसको, तो log 10 हमारा हो गया 1 हो गया।
तो E इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 20 कितना बार में, 10 बार में। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, -0.59 वोल्ट। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, -0.59 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, जिसका पीएच क्या था, 10 था, जिसका पीएच 10 था, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 m था। तो इस सॉल्यूशन का जो इस इलेक्ट्रोड वाले सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है, या इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, वो -0.59 वोल्ट है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट क्वेश्चन 3.5। तो हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन 3.5 क्या कहता है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो हमें इस सेल का ईएमएफ निकालना है जिसका रिएक्शन दिया गया है। तो रिएक्शन ये हमारा दिया गया है, और रिएक्शन देख करके हमें क्या करना है, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। और इसके लिए हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, ई नॉट सेल। तो गिवन दैट ई नॉट सेल इक्वल टू क्या है हमारा, 1.05 वोल्ट। तो ये हमें दिया गया है, और इसके हेल्प से हम सेल का ईएमएफ लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो नॉन्स्ट इक्वेशन, तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 बाय एन लॉग क्यू। तो क्यू हमारा क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरा कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ Na2+। सॉलिड को लेते हैं हम लोग, सॉलिड का वैल्यू 1 होता है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, बट कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन, और Ag+ आयन पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। कारण है कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो हम अगर रिएक्शन देखें तो निकल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का सिंपली वैल्यू 2 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो चलिए हम काम करते हैं, ई सेल इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ई नॉट सेल दिया गया है 0.059 बाय n का वैल्यू हमने ले लिया 2। हाँ, निकल Ni से Na2, Ag+ का भी 2 है, Ag+ Ag बन रहा है 1, और यहाँ 2 को है, 2 Ag है ना। किसी एक का देख लेते हैं, यहाँ तो सीधे पता चल गया हमको। नहीं तो आप हाफ सेल वाला रिएक्शन लिख लीजिए। चलो, लॉग Na2+ का कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, 0.160, और Ag+ का कंसंट्रेशन 0। तो ये हमें 2 बार लेना होगा क्योंकि स्क्वायर है। Ag+ का कंसंट्रेशन है 0.002 इंटू 0.002। तो अगर हम पॉइंट को हटाएं, दिनों थर्ड प्लेस पे है ना, हट जाएगा, और इसको हटाएंगे तो 10⁻3, और 2 से अगर इसको काटे तो वो 180 आ जाएगा। तो जो ई सेल होगा 1.05, इसको हम 0.059 को 0.06 मान लेते हैं, 0.06/2 log 80 × 10⁻3। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, 8 × 10⁻4 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर एक और 2 से कट जाएगा ना, सॉरी, यहाँ से और कट जाएगा, ये 2 से 40 बार में, तो 40 × 10⁻3 है। तो 40 × 10⁻3 के बजाय हम 4 × 10⁻4 लिख सकते हैं इसको। तो 4 × 10⁻4 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, 1.05 0.03 को क्या डिवाइड करेंगे 2 से, 0.02,
अब ये log m इंटू एन वाला फॉर्मूला पे आ गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 4 प्लस log 10 के पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। ये log m इंटू एन हो गया ना, ये m है और ये क्या है n है, तो log m प्लस log n बन जाएगा। 1.05 माइनस 0.03, log 4 का वैल्यू आपको याद होगा, log 2 का वैल्यू 0.30 था, log 3 का वैल्यू 0.48 और log 4 का वैल्यू 0.60, तो 0.60 यानी 6 और log 10 पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा, तो जो आएगा वो लगभग 4 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम आगे इधर लिखते हैं, तो क्या होगा, तो ई सेल बराबर जो हो जाएगा 1.05 माइनस 0.03 इंटू 4.6, अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.6, तो ई सेल बराबर हो जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1.05 माइनस 6 इंटू 3 18 और 4 इंटू 3 12 30, तो 1 2 3 प्लेस 1 2 3, तो 1.05 में हमें कितना माइनस करना है 0.138। तो अब इसको कैसे माइनस करेंगे, तो 1.050 में हमें माइनस करना है 0.138 माइनस करना है, तो 10 में 8 गया 2, 4 में 3 गया 1, अब इससे कैरी लेंगे, 10 में 1 गया 9, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.92 वोल्ट, सॉरी 91 वोल्ट 1 2। तो अब हम सॉल्व करेंगे इन टेस्ट क्वेश्चन 3.6। तो हमारा क्वेश्चन है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, तो ये हमारे सेल में ये रिएक्शन हो रहा है और इसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो क्या है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। तो हमें यहाँ जो सॉल्व करना होगा वो क्या सॉल्व करना होगा, हमें फाइंड यहाँ पर करना होगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। सबसे पहले तो हमें निकालना होगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना होगा, और दूसरा केस में हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन दिया हुआ है इस रिएक्शन का हमें एन पता करना होगा। तो गिब्स एनर्जी कैसे निकालना होगा हमको, तो गिब्स एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही फॉर्मूला है हमारा, है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो एन का वैल्यू चाहिए। अगर हम रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन को हमें पहले देखिए, एन का वैल्यू कभी कभी कन्फ्यूजन, रिएक्शन जो दिया होता है तो एन का वैल्यू आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में देखिए Fe2 प्लस से क्या बन रहा है, सॉरी यहाँ पर Fe3 प्लस होगा, तो यहाँ पर जो होगा Fe3 प्लस होगा, तो Fe3 प्लस से क्या बन रहा है, यहाँ पर Fe2 प्लस बन रहा है। Fe3 प्लस से क्या बन रहा है, Fe2 प्लस बन रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस रिडक्शन हो रहा है, और I माइनस से क्या बन रहा है, I2 बन रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन, तो पहले हम ऑक्सीडेशन वाले को लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, I माइनस क्या बन रहा है, I2 बन रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, -1 से यहाँ पे चार्ज क्या हो गया 0, तो ये लॉस किया होगा इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा 1, तो यहाँ पर I2 2 है, तो यहाँ पर 2 करना होगा, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा 2I माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। तो सीधे हम यहाँ n का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें Fe3 प्लस क्या बन रहा है, Fe2 प्लस बन रहा है, तो Fe3 प्लस बन रहा है, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, है कि नहीं। तो यहाँ लॉस कितना हो रहा है 2, तो यहाँ गेन भी 2 होगा।
तो लॉस गेन को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा, n का वैल्यू जो आएगा वो 2 आ जाएगा। n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर हम फार्मूला फाइंड करें, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फाइंड करें तो n का वैल्यू 2, f का वैल्यू आप लोग जानते हैं 96,500 और e का वैल्यू आपको दिया गया है 0.236। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो डेसिमल को हटा देते हैं 1000, तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें 236 को 965 से, तो 236 को या 965 को हम 236 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 30 36 39 54 57 15 18 19 27 और 1 28 10 12 13 9 3 18 1 19 0 9 5 14 9 7 16 1 17 17 8 5 13 8 5 13 13 और 3 16 और 1 17 9 2 11 12 1 2। तो मल्टीप्लाई करने पर इतना वैल्यू आ रहा है और फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 8 14 14 1 15 4 5 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया वो 4 5 माइनस, आंसर जो आएगा वो माइनस में होगा क्योंकि गिब्स एनर्जी घट रहा है ना, जो गिब्स एनर्जी का चेंज होगा वो नेगेटिव होगा 0/10। तो ये 10 कट जाएगा, जो आंसर होगा वो क्या आएगा -45548 जूल पर मोल। या इसको किलो जूल में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 45.548 किलो जूल पर मोल। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। तो हमने स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे केसी का वैल्यू। तो हमें केसी का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा पार्ट केसी कैलकुलेट करना होगा। तो हमें केसी फाइंड करना होगा। तो केसी फाइंड करने का मतलब ये है कि हम आपका जो सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम के टाइम सेल का ईएमएफ क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम के टाइम आपका सेल का ईएमएफ क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0 ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू, यही है ना। तो जब इक्विलिब्रियम में सिस्टम होगा तो सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और क्यू क्या बन जाएगा केसी बन जाएगा। ऐसा ही होता था। तो हमें यही केसी निकालना था। तो ई नॉट सेल का वैल्यू हमें दिया गया है, तो हम वैल्यू रखेंगे 0.236 0.06 लिख सकते हैं। एन का वैल्यू आपको पता है 2 है लॉग केसी। तो अगर हम सॉल्व करें ये वाला इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.03 लॉग केसी इक्वल टू 0.236। तो लॉग केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.236 बाय 0.03। तो इसको हटाना होगा। तो यहाँ अगर करेंगे तो 1000 हो जाएगा और इधर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा नीचे। तो अगर हम आगे करें तो इसको हम इधर लिखते हैं लॉग केसी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लॉग केसी इक्वल टू हो जाएगा 236 में 3 डिवाइड करेंगे। 236 में अगर हम 3 डिवाइड करें तो 7 बार में 21, तो कितना बचा 2 6 4 बार में 4 बार में 4
8 बार में 24 और 2 बचा, फिर 0 पॉइंट देना पड़ेगा कितना बार में 6, 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 कहेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आया है 78.66 बाय 10। तो इसको हम लिख सकते हैं log KC इक्वल टू 7.866। तो KC इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग 7.8666। तो हमें इसका फाइंड करना है। तो जब भी एंटी लॉग फाइंड करना होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसको पावर में लिख दीजिए, 10 का पावर में लिख दीजिए। तो 10 पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसको 10 के पावर में लिख दीजिए, पावर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 7। और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर में आसान होता है। तो सीधे पॉइंट के पहले जो नंबर होगा, जितना भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, चाहे 1 डिजिट का हो चाहे 2 डिजिट का, उसको हम पावर के फॉर्म में लिख दिए। तो एक ही डिजिट का था तो 10 टू द पावर 7 हो गया, जो नंबर था पावर के फॉर्म में लिख दिए। अब हमें 0.86 का एंटीलॉग देखना होगा। तो 0.86 का एंटीलॉग क्या होगा, तो अगर हम टेबल में देखें 0.86 का एंटीलॉग, तो आपको एंटीलॉग टेबल में आना होगा। एंटीलॉग टेबल में आपको 0.86 का 6 देखना होगा। 0.86 सेकेंड पेज पे है एनसीईआरटी का, 86 का 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे क्या आ रहा है 7345। तो हम सीधे यहाँ पर 7345 लिख देंगे। और ये सिस्टम क्या है एंटीलॉग लिखने का, तो डिसिमल कहाँ देंगे, तो डिसिमल हम सीधे फर्स्ट प्लेस के बाद दे देते हैं। तो हमारा जो डिसिमल होगा वो 7 और 3 के बीच में होगा, नहीं फर्स्ट प्लेस के बाद होगा। तो केसी का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हमारा जो ये 3.6 का जो केसी निकालना था, हमने केसी को कैलकुलेट कर लिया है। तो ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले इंटेस्ट क्वेश्चन वीडियो जो होगा वो 3.7 से स्टार्ट होगा।